हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चले देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में 2 टॉपिक, ये 3 टॉपिक रह गया था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं तीनों वर्ड क्या है। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जैसे जो हमारा कॉइलिंग हुआ था, उस कॉइलिंग को फिर से आगे और कॉइलिंग करने के लिए। ठीक है, ये बेड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि जो माला में, कई बार आपने देखा होगा कि माला में ऐसे ऐसे दिखता है, तो यही क्रोमेटिन फाइबर कुछ इसी तरीके से दिखता है। तो इसको फिर से आगे कॉइलिंग आगे करने के लिए कुछ प्रोटीन का यूज़ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो क्रोमेटिन है इसके आगे और पैक करने के लिए, और थोड़ा हाई लेवल की पैकिंग करने के लिए जो भी प्रोटीन यूज़ होता है, इन सभी को मिला के बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, और एक वर्ड यहाँ पे देखिए आया है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो जैसे कुछ जगह पे तो ऐसा होता है जो क्रोमेटिन थोड़ा हल्का पैक होता है, हल्का मतलब कुछ ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होता है। ठीक है, लूजली पैक होता है। ठीक है, तो वो स्टेन, स्टेन मतलब जो कलर, तो वहाँ पे कलर भी लाइट दिखता है। ठीक है, जहाँ पे यू क्रोमेटिन यानी लूज पैकिंग होता है, वहाँ पे कलर भी कैसा दिखता है, लाइट दिखता है। स्टेन मतलब दाग, और वो दाग यानी वो कलर हल्का दिखता है। क्लियर हुआ। हेट्रोक्रोमेटिन जहाँ पे डेंसली पैक यानी बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक होता है, और यहाँ पे स्टेन डार्क यानी कलर भी कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। तो उस लोकेशन को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जहाँ पे लूज पैक होता है उस पैकिंग को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन मतलब जहाँ पे लूजली पैक होता है, वो लूजली पैक वाला एरिया ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, और जो टाइटली पैक यानी हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किस में होगा, यूक्रोटिन में होगा, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, यानी हेट्रोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ। और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स जो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो आरएनए सिर्फ जो यू क्रोमेटिन वाला एरिया है उसी का ही आरएनए बनेगा, इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और वो है हमारा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वो क्या है उस चीज़ के बारे में खोज करना है। तो उसको खोज करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताया जाएगा कि हाँ आखिर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मेशर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, कि ये मेशर ने जो न्यूक्लियन की डिस्कवरी किया, और मेंडल का जो इनहेरिटेंस वाला प्रिंसिपल, ये चैप्टर 5 में है, ये दोनों लगभग सेम टाइम पे ही चल रहा था। बट दैट द डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। तो कह रहा लेकिन ये सारा तो ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में जो है वो डीएनए है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है, ये डिस्कवर करने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। ठीक है, बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन एंड थॉमस हंट मॉर्गन and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of the most cells। ठीक है, तो इन लोगों ने इन सारे लोगों ने जो मिलके क्या बता दिया कि जो क्रोमोसोम होता है वो
न्यूक्लियस में होता है, अधिकतर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। और वो क्रोमोसोम मतलब ये जो सारा कॉइलिंग हो रहा था ना ऊपर, ये सारा फर्दर कॉइलिंग होके कितने पेयर बनाएगा, जो ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर बनाएगा, ठीक है ना। ये जो सारा कॉइलिंग होने के बाद 23 पेयर यानी 46 बनाएगा क्रोमोसोम। तो ये जो फर्दर कॉइलिंग होके 46 1 2 3 4 करके 46 में हम गिन सकते हैं, वो काउंटिंग नंबर। तो इतना लंबा जो बेस पेयर है, ये सारे जो आपके सिर्फ कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 46 में, ठीक है। 46 का ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए ये तो बता दिया गया कि हाँ क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्योंकि क्रोमोसोम तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर लपेटा हुआ होता है डीएनए, ठीक है। तो वो वर्ड अभी भी हमारे सामने नहीं आया कि हाँ एक्चुअली में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर हुआ। क्योंकि क्रोमोसोम तो ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अगर मैं बोलूं कि एक गांव से सब्जी जा रहा है, ठीक है ना, एक गांव से सब्जी जा रहा है कहाँ, दिल्ली में, तो सब्जी ले कौन जाएगा, कोई ट्रक ले जाएगा। तो क्या एक्चुअली में आप ट्रक खाते हैं, ट्रक के अंदर रखा हुआ सब्जी खाते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हम उस ट्रक के अंदर रखा हुआ सब्जी खाते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है, ना कि क्रोमोसोम है। यानी क्रोमोसोम हो गया आपका ट्रक यानी क्रोमोसोम के ऊपर लदा होता है डीएनए। तो क्रोमोसोम जाएगा तो ऑटोमेटिक डीएनए जाएगा। तो स्टार्टिंग में सब लोग यही समझ रहे थे कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल है। यानी अगर ट्रक की लैंग्वेज में हम बोले तो हम ये समझ सकते हैं कि लोग सब्जी नहीं ट्रक खाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं। यानी जो ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ना कि क्रोमोसोम, मतलब सॉरी, क्रोमोसोम भी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो काम का चीज़ है वो डीएनए है, ना कि क्रोमोसोम। यानी हमारे लिए काम का चीज़ क्या है, वो ट्रक नहीं है, हमारे लिए काम का है वो सब्जी, जो कि ट्रक ले जा रहा है। तो ट्रक क्या कर रहा है, ले जाने का। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम भी क्या करता है, उस सामान को ले जाता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रक की लैंग्वेज में समझे तो हमारी बॉडी में कितने ट्रक है, 43 ट्रक है, जिसके ऊपर डीएनए लोड किया हुआ है, ठीक है। तो जब ट्रक 43 है तो ऑटोमेटिक हम ये बोलते हैं कि हाँ डीएनए भी 43 के बंच में बटा हुआ होता है। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर, ठीक है। तो अभी भी हमारे सामने वो डीएनए वर्ड नहीं आया। तो उस डीएनए वर्ड को लाने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट चले। तो अब वो एक्सपेरिमेंट का दौर शुरू होता है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या है। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, न्यूमेनिया। तो जल्दीबाजी में थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट गलत हो जाता है, फॉर दैट सॉरी। तो देखिए ये न्यूमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वही है जो कि न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया कॉज करता है, क्लियर हुआ। तो इस निमोनिया वाले वायरस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसने, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। तो आइए देखते हैं क्या। विटनेस्ड अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो एक बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट ये देखिए क्या है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया हैज़ ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट मतलब अलग से एक हमारे पास प्लेट है कोई, तो उसके ऊपर ग्रो करा लिया, जिसको कांच का प्लेट होता है, और उस प्लेट को बोलते हैं पेट्री डिश, ठीक है। तो उस पेट्री डिश के ऊपर कुछ कल्चर करा लिया, मतलब ग्रोथ करा लिया, यानी इस जो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। कल्चर प्लेट में ग्रो कराना मतलब उसका नंबर बढ़ाना, नंबर जैसे अभी थोड़े बहुत है तो उसको नंबर बढ़ाना, तो वही कहलाता है ग्रो कराना कल्चर प्लेट। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, यानी जब इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया तो उसमें से कुछ ने तो बनाया शाइनी कॉलोनीज, जिसको शॉर्ट में नाम दिया एस,
वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, लेकिन उनमें से कुछ कैसा कॉलोनी दिया, रफ कॉलोनी। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या कराया, बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो ग्रो करा के कुछ तो शाइनिंग कर रहा था, लेकिन कुछ क्या था, रफ था, उसमें से कोई शाइन नहीं आ रहा था। ठीक है, ग्रो कराने के बाद जो बहुत सारे बने तो उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं आ रहा था और कुछ में शाइनिंग आ रहा था। क्लियर हुआ? तो शाइनिंग वाले को नाम दिया एस और जो शाइन नहीं कर रहा था उसको नाम दिया आर। अब कह रहा है ये किस लिए शाइन कर रहा था, वो देखिए, दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस, जिसका नाम है, वो म्यूकस है पॉलीसेक्राइड कोट। कह रहा जो एस वाला बैक्टीरिया था, एस वाले के ऊपर एक कोटिंग किया हुआ था पॉलीसेक्राइड का, जिसकी वजह से वो चमक रहा था, शाइन कर रहा था। लेकिन आर वाले के पास ऐसा कोई भी कोटिंग नहीं था। क्लियर हुआ? फिर देखिए क्या कह रहा है, माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम न्यूमेनिया इन्फेक्शन। तो कह रहा है कि एक चूहे को ये जो न्यूमेनिया वाले एस स्ट्रेन वाले, न्यूमेनिया वाले तो दोनों ही, आर और एस दोनों, यानी स्मूथ और रफ, लेकिन एस वाला जो कि है वॉरलेंट, वॉरलेंट मतलब जो बीमार कर देगा, तो वो चूहा क्या हुआ, एस वाले से न्यूमेनिया इन्फेक्शन के कारण मर गया। ठीक है, एस वाले के कारण उसके इन्फेक्शन हो गया और वो मर गया। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया, लेकिन जो आर वाला ट्रांसफ़र कराया तो उसकी वजह से नहीं मरा। ठीक है, उसको न्यूमोनिया नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, दो बैक्टीरिया, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, माइस डाई, लेकिन आर स्ट्रेन को कराया तो नहीं मरा, जबकि दोनों न्यूमोनिया के बैक्टीरिया, लेकिन नहीं मरा। क्लियर हुआ? Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat killed S-strain bacteria injected into mice did not kill them. यानी अब ये क्या किया, इस एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को गर्म किया, सॉरी आर स्ट्रेन को नहीं, केवल एस स्ट्रेन को गर्म किया। क्लियर हुआ? देखिए क्या लिखा हुआ, Gibbs was able to kill the bacteria by heating them. तो उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया। अब गर्म करके फिर उसके बाद उसने उस माइस को, माइस के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो जिससे फिर वो माइस नहीं मरा। ध्यान दीजिएगा कि पहले एस स्ट्रेन को ट्रांसफ़र किया तो एस स्ट्रेन से मर गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही, यहाँ नीचे देखिए, जैसे ही केवल उसको गरम किया, गरम करके ट्रांसफ़र कर दिया, तो चूहा मरा नहीं, जिंदा है। ठीक है, सिंपल ट्रांसफ़र किया मर गया, गरम करके ट्रांसफ़र किया एस स्ट्रेन नहीं मरा। क्लियर हुआ? ये देखिए एक्सपेरिमेंट नीचे दिखा रखा है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो ये एस स्ट्रेन गरम किया और साथ में जो आर स्ट्रेन लाइव था, यानी जिंदा वाला जो ऊपर वाला आर था, वही आर सेम यहाँ पे भी लिया, लेकिन एस को इसके साथ मिला दिया। क्लियर हुआ? एस को क्या किया, इस आर के साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद फिर जैसे ही चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया। ठीक है, कुछ दिमाग में बात समझ में आया कि एस स्ट्रेन सिंपल जब ट्रांसफ़र किया तो मर गया, गर्म करके ट्रांसफ़र किया नहीं मरा, और आर स्ट्रेन जब सिंपल ट्रांसफ़र किया तो नहीं मरा, लेकिन जब आर के साथ मिला के ट्रांसफ़र किया तो मर गया। इसका मतलब क्या है, कुछ तो ऐसा चीज़ है कि जो एस से आर में ट्रांसफ़र हुआ है और जिसकी वजह से चूहा मर गया। ठीक है, तो यहीं से कुछ बात समझ में आ रहा है कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो ट्रांसफ़र हुआ है एस से आर में, तो वो चीज़ क्या है। ठीक, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया, यानी एस को और आर को मिला दिया। एस को गर्म वाला पार्ट, जिंदा वाला नहीं मिलाया, मरा हुआ, यानी जो हीट करके मार दिया उसको, और जिंदा आर को मिलाया। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मरा वाला एस, जिंदा वाला आर, इन दोनों को मिला दिया। द माइस डाइड, चूहा मर गया। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द
डेड माइस। आगे देखिए क्या है। He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हुआ है S से R में। ठीक है, some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। तो कह रहा है ऐसा कोई तो चीज़ है जो कि S स्ट्रेन से R में गया और जिसकी वजह से R वाले ने भी क्या कर लिया, एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बना लिया, जिससे कि ये भी वायलेंट हो गया। क्योंकि ऊपर डिफरेंस क्या था S और R में, क्योंकि R में S था, S मतलब स्मूथ, तो स्मूथ होने की वजह से वो मर जा रहा था, यानी पॉलीसेक्राइड होने की वजह से मर जा रहा था। लेकिन R के पास कोई पॉलीसेक्राइड नहीं था जिसकी वजह से नहीं मर रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जैसे S को ट्रांसफ़र करा दिया तो इस S ने कुछ ऐसा मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया R के पास, जिसकी वजह से R ने भी एक पॉलीसेक्राइड कोट डेवलप किया और ये एक वायलेंट हो गया। वायलेंट मतलब मारने वाला, इन्फेक्शन कॉज करने वाला, जिसकी वजह से मौत हो जाए। तो ये क्या हो गया, मर गया फिर बैक्टीरिया, चूहा। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ S से R में। However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment। तो कह रहा है यहाँ से ये तो पता चल गया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन आखिर में वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, कौन सा वाला जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज़ के बारे में अभी भी पता नहीं चला। क्लियर हुआ। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये देखिए बायोकेमिकल प्रिंसिपल में क्या है। प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरे, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैककार्टे, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले क्या सोचा जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कोई प्रोटीन होगा। क्लियर हुआ। इन लोग के वर्क काम करने से पहले क्या सोचा जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल शायद कोई प्रोटीन हो सकता है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन किया गया बायोकेमिकल नेचर। तो देखिए वो क्या है। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा। तो उसने क्या करा, सारे जो केमिकल है, बायोकेमिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला केमिकल कहलाता है बायोकेमिकल। तो उसने सारे केमिकल यानी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सबको क्या कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, मतलब सबको अलग अलग कर दिया। फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। क्लियर हुआ, कि ये जानने के लिए कि कौन सा था जो ट्रांसफ़र हुआ एस से आर में। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तो उन लोगों ने क्या देखा, डिस्कवर के बाद उनको क्या पता चला कि जो डीएनए था, ये डीएनए एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। यानी एस बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसी ने आर बैक्टीरिया को तो क्या कर दिया, किल करने लायक बना दिया, यानी वायलेंट बना दिया। क्लियर हुआ। ये कहाँ से पता चला, जब इन लोगों ने इसको प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स को, तो उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद पता चला। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि अगर प्रोटीन होता तो अगर उसमें प्रोटीएज डाल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन गड़बड़ा जाता। क्यों, क्योंकि जैसे समझे थोड़ा आराम से, पेशेंस के साथ, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखिए ये मान लीजिए प्रोटीन है, इस प्रोटीन को यहाँ पे जाना है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये रहा बैरियर,
तो अगर इसमें प्रोटीएज यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दूँ तो ये तो डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, तो ये तो फिर इधर से इधर जा ही नहीं पाएगा, यानी इस जनरेशन से इस जनरेशन में जा ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद अब सपोज करिए कि ये क्या है, आरएनए है। ये क्या है, आरएनए है, और इसको इस बैरियर यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, और इसके ऊपर अगर आरएनएस डाल दिया यानी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये आरएनएस भी खराब हो जाएगा, तो ये जा ही नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हुआ कि जब आरएनएस भी डाला और प्रोटीनेज भी क्या बोल रहा हूँ, आरएनएस भी डाला और प्रोटीएज भी डाला, यानी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाला और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाला, तब भी उसमें कोई असर नहीं पड़ा, वो फिर भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला गया। इसका मतलब क्या है, ना ही वो प्रोटीन है ना ही वो आरएनए है, क्योंकि ये दोनों ही अगर होता तो इस एंजाइम के कारण वो डाइजेस्ट हो जाता और दूसरे जनरेशन में नहीं जा पाता। क्लियर हुआ? देखिए फिर से एक बार आराम से, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो इसको अफेक्ट नहीं किया इन एंजाइम ने। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट टू बी प्रोटीन और आरएनए। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, ना ही वो प्रोटीन है ना ही वो आरएनए है। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जैसे उसमें डीएनएज डाल दिया यानी डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रुक गया, इनहिबिट हो गया। क्लियर हुआ? देखिए लिखा हुआ डिड इनहिबिट, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो डीएनए ही होगा। क्लियर हुआ ना? देखिए आराम से, ये दोनों के कारण कोई अफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों में से कोई नहीं है। लेकिन जैसे डीएनए डाला तो ये अफेक्ट हो गया, इनहिबिट हो गया, रुक गया, इसका मतलब डीएनए है। क्लियर हुआ? सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहीं से कंक्लूजन निकल गया कि डीएनए है। दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्वीनियंस्ड, कि मतलब ये यहाँ से सजेशन तो निकल गया या इन लोगों ने तो बता तो दिया कंक्लूजन, लेकिन कई बायोलॉजिस्ट इस बात को नहीं माने। ठीक है, तो नहीं माने इसका मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट और होना चाहिए, तो वो एक्सपेरिमेंट अब आगे होगा। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी टॉपिक में, तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनका भी पढ़ाई में मदद हो। जय हिंद।